वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। यूरोपियन हिस्ट्री का आज एपिसोड 2 है। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं है देखा तो जरूर जाके देखें, क्योंकि अगर वो आपको समझ आ गया एपिसोड 1 तो एपिसोड 2 भी समझ आएगा। तो इसको आपने ना तरतीब से देखना है, ये एक स्टोरी की तरह चल रहा है। ठीक, आज एपिसोड 2 में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या कॉजेज थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की? कुछ सोशल कॉजेज हैं, कुछ पॉलिटिकल कॉजेज हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल कॉजेज हैं और कुछ फाइनेंशियल कॉजेज हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि उसकी सोशल कॉजेज क्या थी। क्या ऐसे सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रक्चर में फ्लॉज थे जिनकी वजह से लोगों के अंदर रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स जागे? सोशल कॉजेज में सबसे पहली बात आती है क्लास डिवीजन। क्लास डिवीजन आम सी बात है, आप अपनी लाइफ में देखें, जब भी क्लास डिवीजन आती है लोगों के दरमियान गैप इंक्रीज होता है, तो क्या है, जो सबजुगेटेड सेक्शन है, ऑप्रेस्ड सेक्शन है, वो रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स उनके अंदर जागते हैं और जो ऑप्रेसर्स हैं उनके खिलाफ फिर ये काम करते हैं, रेवोल्यूशन लाते हैं। तो फ्रांस के अंदर भी सबसे पहली सोशल कॉज में आती है क्लास डिवीजन। कलर्जी अपनी क्लास थी। अब अगर आपने पिछला लेक्चर सुना होगा एपिसोड 1 तो आपको पता होगा, मैंने वहां थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है, अभी भी बताता हूं कि कलर्जी वो थे, पादरी, बिशॉप्स वगैरह, जिनका चर्च के ऊपर होल्ड था, अथॉरिटी थी चर्च के ऊपर। फिर साथ ही साथ फ्रांस के अंदर जितनी भी जमीन थी, लैंड थी, वो चर्च के अंडर आती थी। तो अल्टीमेटली वो अथॉरिटी भी कलर्जी के पास थी। कलर्जी सिंगुलर है, प्लूरल इसका कलर्जीज। ठीक, फिर ये कलर्जी के प्रिविलेजेस अपने थे, ये लोग टैक्स नहीं देते थे, लेकिन लोगों से रिलीजियस टैक्स लेते थे, जिसे टिथिस कहा जाता है। ठीक, सेकंड क्लास थी नोबल्स की। नोबल्स वेल्थी लोग थे, अमीर लोग थे, किंग की कोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस थी इनको। ठीक, और ये नोबल्स तबका भी टैक्स नहीं देता था, समझ आए? उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे बॉर्जुआजी, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। बॉर्जुआजी एजुकेटेड थे, प्रोफेशनल्स थे, लेकिन अनप्रिविलेज्ड थे। बॉर्जुआजी को ट्रिपल टैक्सेशन देनी पड़ती थी, 3 दफा टैक्स देना पड़ता था। किंग को भी टैक्स देते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी किंग को देते थे। कलर्जी को चर्च के उसमें स्फेयर में टिथिस इन्हें देने पड़ते थे, रिलीजियस टैक्स इन्हें देना पड़ता था। ठीक, तो ट्रिपल टैक्सेशन थी। अब बॉर्जुआजी मिडिल क्लास एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, लेकिन नोबल्स इनके ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाते थे। तो अभी जब एजुकेटेड बंदे होंगे, प्रोफेशनल बंदे होंगे, वो क्या ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी जमाए, और वो भी ऐसा बंदा अथॉरिटी जमाए जिसके अपने कैरेक्टर में फ्लॉज हो? अब नोबल्स कभी भी टैक्स नहीं देते थे, उल्टा नोबल्स पीजेंट से जबरदस्ती टैक्स लेते थे। इवन के कुछ बॉर्जुआजी क्लास के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनसे जबरदस्ती टैक्स लेते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे। तो क्या एजुकेटेड बंदा ये चीजें बर्दाश्त कर सकता है? तो बॉर्जुआजी जो थे, रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स इस क्लास से जागे। फिर उससे नीचे आते हैं तबका जो था क्लास डिवीजन का, वो था पीजेंट्स का, जो विलेजर्स थे, फार्मर्स थे। अब क्या होता था, ये जो पीजेंट थे ये बेचारे सबसे ज्यादा दबे हुए थे। पीजेंट भी 3 दफा टैक्स देते थे, किंग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते थे, कलर्जी को टिथिस देते थे, रिलीजियस टैक्स, और इवन के नोबल्स, ये तबका भी पीजेंट से जबरदस्ती टैक्स लेता था। ठीक, डिफरेंस इन प्रिविलेजेस। दूसरी बात, सोशल कॉजेज में प्रिविलेजेस में डिफरेंस है। कलर्जी और नोबल्स टैक्स नहीं देते और किंग तक डायरेक्ट एक्सेस है इन दो क्लासेस को, कलर्जी और नोबल्स को। लेकिन जो बॉर्जुआजी और पीजेंट्स हैं, ये दो क्लासेस नीचे वाली, इनको कॉमनर्स कहा जाता है। अगर मैं कभी वर्ड यूज करूं कॉमनर्स का, तो समझ जाना बॉर्जुआजी और पीजेंट्स की बात हो रही है। इन दोनों क्लासेस को कंबाइनली कहा जाता है। तो ये जो कॉमनर्स थे, बॉर्जुआजी और पीजेंट्स, इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी किंग तक, ये एक फर्क था। ठीक, ऊपर से जो ये कॉमनर्स थे, ये 3-3 दफा टैक्स देते थे। ठीक, समझ आई? अब आगे देखो, क्रूअल एटीट्यूड ऑफ नोबल्स टुवर्ड्स मासेस। अब मासेस से भी यही मुराद है कॉमनर्स, ये दो क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं, कि नोबल्स का बड़ा क्रूअल एटीट्यूड था मासेस की तरफ, चाहे वो मिडिल क्लास की तरफ हो, बॉर्जुआजी की तरफ, चाहे वो पीजेंट्स की तरफ हो। कहते हैं कि नोबल जो लैंड लॉर्ड थे, वो जब हंटिंग के लिए जाते थे तो कहीं पे पीजेंट की अगर फील्ड, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, वो उसके बीच में से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए ले जाते थे और पूरी एग्रीकल्चरल फील्ड को तबाह कर देते थे पीजेंट की। लेकिन पीजेंट बेचारा कुछ नहीं कह सकता था। फिर
ये जो नोबल लैंड लॉर्ड थे, इनकी अपनी जमीनें होती थी, तो ये खुद तो काश्तकारी करते नहीं थे, तो ये पीजेंट्स को कहते थे कि आपने हफ्ते में 3 दिन आना है और हमारी जमीन के ऊपर आपने काश्तकारी करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। तो पीजेंट बेचारे मजबूर थे, ये नोबल लैंड लॉर्ड जो थे इनकी जमीनें होती थी, पीजेंट बेचारे हफ्ते में 3 दिन आते थे और इनकी जमीन पे काश्तकारी करते थे। फिर अगर नोबल लैंड लॉर्ड ने किसी पीजेंट को कर्जा दिया है, अब गौर से सुनिए, किसी पीजेंट को कर्जा दिया है, वो पीजेंट फौत हो गया, कर्जा उसने पूरा रिटर्न नहीं किया, फौत हो गया, तो अब वो सारा का सारा कर्जा कौन रिटर्न करेगा? उस पीजेंट, उस फार्मर का बेटा रिटर्न करेगा। ठीक, फिर यहां तक इनका जुल्म था कि जो बॉर्जुआजी थे, जो मिडिल क्लास थी, अब वो एजुकेटेड थी, प्रोफेशनल लोग थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन बॉर्जुआजी एजुकेटेड होने के बावजूद उन्हें वो प्रिविलेजेस हासिल नहीं थे, नोबल क्लास के वो अंडर थे। नोबल क्लास कभी भी बॉर्जुआजी को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती थी, ठीक, उनके साथ क्रूअल एटीट्यूड रखती थी। तो ये डिवीजन थी, ये डिफरेंसेस इन प्रिविलेजेस थे और क्रूअल एटीट्यूड था नोबल्स का टुवर्ड्स मासेस। अब राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स इन द मिडिल क्लास। मैंने आपको पहले कहा कि जो एजुकेटेड तबका होता है वो हर चीज पे सोचता है। जो बॉर्जुआजी थे वो ये चीजें सोचते थे ना कि यार नोबल्स हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, हम पे जुल्म कर रहे हैं। तो जो रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स हैं वो इस क्लास में आए हैं, बॉर्जुआजी क्लास के अंदर। और जो पीजेंट्स की क्लास है, इन्होंने साथ दिया है, मैन फोर्स आई है, साथ दिया है बॉर्जुआजी का रेवोल्यूशन में। सेंटिमेंट्स इस क्लास में जागे हैं, राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स इन द मिडिल क्लास। जब वो इनइक्वालिटीज को देख रहे थे, डिफरेंस इन प्रिविलेजेस को देख रहे थे, और अपने आप को जब देखते थे कि यार हम तो ज्यादा एजुकेटेड हैं, हम प्रोफेशनल हैं, इवन के कुछ मिडिल क्लास में ऐसे लोग भी थे जो नोबल से ज्यादा अमीर थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थे, तो उन्हें इस चीज से गुस्सा आता था, इस सोशल इनइक्वालिटी की वजह से। ठीक, अब आती है पॉलिटिकल काजेस। सबसे पहली है इनकम्पिटेंट मोनार्की। हमने पिछली वीडियो में एपिसोड 1 में डिस्कस किया था कि लुइस 14 था, पहला बादशाह, 1638 की बात हो रही है। लुइस 14 वॉर्स में हिस्सा लेता था, ठीक, सारा का सारा पैसा उठा के वॉर्स में तबाह कर दिया। लुइस 15 आया, लुइस 14 ने अपने बेटे लुइस 15 को एडवाइस किया था कि तुमने वॉर्स में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि वॉर्स की वजह से फ्रांस का पैसा तबाह हो जाता है। लुइस 15 ने इस एडवाइस के बावजूद उसने वॉर्स में फ्रांस को डाला, मजीद पैसा बर्बाद किया। फिर लुइस 16 जब आया, तीसरा बादशाह, और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी लुइस 16 के टाइम आया है, इसकी बादशाह को उठा के फेंका था। तो लुइस 16 जो था वो अपनी लेविश लाइफ में मसरूफ था। ठीक, तो इनकम्पिटेंट मोनार्क थे। किसी ने फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जो मासेस का एंगर है, जिस वजह से मासेस एग्रीव्ड हैं, किसी मोनार्क ने उस पर फोकस ही नहीं किया। ठीक, जिसकी वजह से हम यह कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंट मोनार्की भी एक कॉज है। मोनार्क अगर चाहता तो नोबल्स और क्लर्जी पे टैक्स भी लगा सकता था। मोनार्क अगर चाहता तो इस मिडिल क्लास के जो ग्रीवियंसेस हैं उनको सुनता, उनको डायरेक्ट एक्सेस देता, उनको सुनता कि यार आप लोगों के क्या मसले हैं। कुछ भी इस तरह का मोनार्क ने नहीं किया, इनकॉम्पिटेंट मोनार्की। ठीक, फिर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। मोनार्क ने अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी जमाई हुई थी, किंग ने, और किस तरह जमाई हुई थी? रिलीजन का सहारा लेके, कि आई हैव द डिवाइन राइट टू रूल यू, कि मुझे गॉड की तरफ से ये राइट मिला है कि मैं आप लोगों को रूल करूं। फ्रांस के लोग कैथोलिक थे, रिलीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो इसलिए वो इस जो रिलीजन का कार्ड किंग यूज कर रहा है उसको फिर वो मान गए कि यार ठीक है, यू आर द किंग बिकॉज यू हैव द डिवाइन राइट टू रूल अस। ठीक, तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, सब कुछ किंग ने अपने हाथ में रखा हुआ था। देखें, जब सब कुछ एक अथॉरिटी के हाथ में होता है, एक सॉवरेन के हाथ में होता है, तो अल्टीमेटली जो नीचे सेगमेंट्स होते हैं, जब उनका गवर्नमेंट में कोई से नहीं होता, जब उनको ये अथॉरिटी मिलती नहीं कि आप गवर्नमेंट में सजेस्ट करें हमें कि हम क्या करें, तो जाहिर बात है वो डिप्रेस होते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन होती है और वो फिर नाराज होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी भी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करो। क्यों कहते हैं? ताकि जो छोटे से छोटे लेवल तक गवर्नमेंट पहुंचे और लोग अपने आप को खुद सेल्फ रूल की तरफ जाएं, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट हो, तो लोग अपने मसलों को बता सकें प्रॉपर चैनल के साथ, गवर्नमेंट तक उनकी एक्सेस इजी हो जाए, अपने मसले बता सकें। यह चीज यहां पे मिसिंग थी।
सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, सब कुछ किंग के हाथ में था, लोकल्स का कोई से नहीं, और लोकल्स में पर्टिकुलरली बॉर्जुआजी और पीजेंट्स, इनका कोई से नहीं। नोबल्स को तो डायरेक्ट एक्सेस थी, लेकिन नोबल्स खुद जो है वो करप्ट थे। तो जो ये दो सेक्शंस है, पीजेंट्स और बॉर्जुआजी, ये तादाद में भी ज्यादा थे, ये दो सेक्शन इन नंबर्स तादाद में भी ज्यादा थे, और इन दो सेक्शन का गवर्नमेंट में कोई से नहीं था, जिसकी वजह से इनके ग्रीवियंसेस थे। और गवर्नमेंट में से क्यों नहीं था? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, सब कुछ किंग के हाथ में था, ही वॉज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन। थी तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि मोनार्क इनकम्पिटेंट थे। लुइस 14-15 का ज्यादा फोकस था वॉर्स की तरफ, और लुइस 16 अपनी लेविश लाइफ में मसरूफ था। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन है वो स्टार्ट हुई, क्योंकि नोबल लैंड लॉर्ड्स होते थे, तो मुख्तलिफ इलाकों में नोबल लैंड लॉर्ड्स ने अपने मर्जी के रूल्स रखे हुए थे, अपनी मर्जी से वो लोगों से टैक्स लेते थे जितना उनका दिल करता था, कोई स्टेट ने फिक्स नहीं किया हुआ था, नोबल लैंडलॉर्ड्स अपनी मर्जी से टैक्स ले रहे हैं। तो किसी इलाके में रूल्स एक तरह के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, कुछ इलाके उससे किसी और इलाके में आओ तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, रूल्स अलग है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन भी एक रीजन था, ठीक है, लोगों के अंदर रेवोल्यूशनरी सेंटीमेंट्स जागने लगे। आगे देखो पॉलिटिकल कॉजेज में, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, कोई स्ट्रॉन्ग नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। एक इंस्टीट्यूशन था जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्टेट्स जनरल, पिछली वीडियो में इस पे हमने अच्छी खासी बात की है, अभी भी थोड़ी बहुत करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन था स्टेट्स जनरल, लेकिन 174 ईयर्स हो चुके थे कि इसकी कोई मीटिंग नहीं थी बुलाई गई। 174 ईयर्स, सोचने की बात है यार, 174 साल इस स्टेट्स जनरल की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। और अगर यहां पे स्टेट्स जनरल की जो वो थी, क्या नाम है, स्ट्रक्चर था, वो किस तरह का था? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। स्टेट्स जनरल में 3 ग्रुप्स थे, इसका क्या नाम है, क्लर्जी का अलग ग्रुप्स था, नोबल्स का अलग ग्रुप था, कॉमनर्स का अलग ग्रुप था। अगर कभी किंग को, बादशाह को किसी बात पे वोटिंग करवानी भी होती थी, अगर वो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता भी था तो इन 3 ग्रुप्स को अलग अलग बुलाता था। क्लर्जी को अलग बुलाता था, उसकी मीटिंग अलग दिन होती थी और क्लर्जी वोट करते थे। फिर नोबल्स को अलग बुलाता था, उसकी मीटिंग अलग होती थी, नोबल्स अलग वोट करते थे। और फिर कॉमनर्स को बुलाया जाता था, इन 2 ग्रुप्स को इकट्ठे बुलाया जाता था, कॉमनर्स उन्हें कहते हैं, और उनकी अलग वोटिंग होती थी, अलग डे पे होती थी, अलग दिन, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर क्लर्जी और नोबल्स किसी बात पे वोटिंग हो रही है और अगर वो कह दें कि नो, हम नहीं मान रहे, हम इसके हक में वोट नहीं करेंगे जो किंग ने बात की है, जब ये 2 ग्रुप इंकार करेंगे तो अल्टीमेटली जो कॉमनर्स का ग्रुप है उसकी तो फिर स्टेट्स जनरल के अंदर तादाद कम हो जाएगी, इनकी तो फिर कोई वोट की हैसियत ही नहीं रहेगी, ठीक। यहां तक समझे? इस स्टेट्स जनरल के अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। जैसे पार्लियामेंट होती है कि हर ग्रुप को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो, एक साथ उनकी मीटिंग हो, एक साथ वोटिंग हो, फिर मजा आएगा ना, जब एक साथ सब बैठे होंगे एक ही सेशन में, क्लर्जी, नोबल्स और कॉमनर्स एक साथ बैठे होंगे, वोटिंग होगी, एक साथ वोट करेंगे। और इवन ये कहते हैं कि क्लर्जी और नोबल्स का जो वोट का वेट था वो भी ज्यादा था कॉमनर्स की निस्बत, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड सेक्शन में आते थे, ठीक। तो इस स्टेट्स जनरल के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। और ये जो एक बचा हुआ था स्टेट्स जनरल, इसकी भी 174 इयर्स हो चुके थे कि इस किंग ने इसको समन नहीं था किया, किसी भी किंग ने, ये बिल्कुल डायसफंक्शनल हो चुका था, ठीक। इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, 1783 में अमेरिका ने आजादी ली, किससे? ब्रिटेन से। पहले अमेरिका ब्रिटिश की एक कॉलोनी था, और से सुने, अमेरिका कॉलोनी था और आज सुपर पावर है। अमेरिका पहले कॉलोनी था किसकी? ब्रिटिश की। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आया तो वहां पे फ्रांस ने अपने सोल्जर्स भेजे थे, बादशाह ने अपने सोल्जर्स भेजे थे कि जाओ अमेरिकन की मदद करो, क्योंकि वो आजाद होना चाहते हैं ब्रिटिशर्स से। और एक बात यहां पे जहन में रख ले कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, इनकी शुरू से दुश्मनी रही है, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की। तो फ्रांस ने अपने सोल्जर्स भेजे अमेरिका की कि जाओ आप लोग उनकी मदद करो, वो आजादी चाहते हैं, ब्रिटिशर से आजाद होना चाहते हैं। और अमेरिकन रेवोल्यूशन जब सक्सेसफुल हो गया, अमेरिका आजाद हो गया यूके से,
तो जब फ्रांस के सोल्जर्स वापस आए अपने फ्रांस, तो फिर वो लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करते थे ना कि यार अमेरिका ने आजादी ले ली, अब अमेरिका के अंदर अपना एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, जुडिशरी बॉडी अलग है, जुडिशियल बॉडी अलग है। ये चीजें वो डिस्कस करते थे लोगों के साथ। और इन चीजों का सबसे ज्यादा जो समझ आती थी वो इस क्लास को आती थी, बॉर्जुआजी को, मिडिल क्लास जो एजुकेटेड है। वो सोचती थी कि यार जब अमेरिका आजादी ले सकता है, अपना एक गवर्नमेंट बना सकता है, पूरी अपना एक कंट्री बना सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते इस बादशाह के अगेंस्ट? हम क्यों ये लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी, जुडिशियल बॉडी, इनको हम क्यों नहीं ला सकते? समझ आए? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में फ्रेंच सोल्जर्स गए हुए थे उनकी मदद करने अमेरिकन की। जब अमेरिका आजाद हो गया तो यही सोल्जर्स जब वापस आए, फ्रांस के सोल्जर्स, तो यहां पे आके इन्होंने लोगों को ये बातें बताई। तो लोगों के जहनों में मटेरियल आने लगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होती है, जुडिशियल बॉडी अलग होती है। ठीक, अब आओ इंटेलेक्चुअल कॉजेस की तरफ। सबसे पहले आते हैं वोल्टायर, जो फिलोसोफर हैं। इसमें हम 3 फिलोसोफर पढ़ेंगे, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू, जे रोसो। वोल्टायर कंसेप्ट लाए डीइज्म का। मैंने आपको पहले कहा कि फ्रांस के लोग कैथोलिक थे, उनका रिलीजन के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। और फिर जो चर्च था वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। वो लोगों को कहता था कि किंग हैज द डिवाइन राइट टू रूल। तो लोग मान जाते थे कि जाहिर है अगर रिलीजन कह रहा है कि किंग हैज द डिवाइन राइट टू रूल तो सही होगा। अब जब वोल्टायर आया तो उसने देखा कि लोग तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं रिलीजन के साथ, तो इनका ये बॉन्ड हमें तोड़ना होगा। इसलिए वो डीइज्म का कंसेप्ट लाया। उसने कहा, पहले ये देखो, अगेंस्ट डिवाइन राइट्स ऑफ किंग एंड चर्च अथॉरिटी। ये डीइज्म का कंसेप्ट किसके अगेंस्ट है? 2 चीजों के अगेंस्ट। अगेंस्ट द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, पहली बात, और दूसरी बात अगेंस्ट चर्च अथॉरिटी। इन 2 चीजों के अगेंस्ट, क्योंकि चर्च बहुत ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, रिलीजियस टैक्स ले रहा था उनसे। ठीक, और फिर चर्च की वजह से किंग की अथॉरिटी जमी हुई थी, क्योंकि चर्च लोगों को कह रहा था कि किंग हैज द डिवाइन राइट टू रूल, तो आपको तो मानना पड़ेगा, ये तो रिलीजन की बात है, ये तो गॉड ने कहा है। तो किंग की अथॉरिटी को किसने जमाए रखा हुआ था? चर्च ने। अब वोल्टायर लाया डीइज्म का कंसेप्ट। वोल्टायर ने क्या कहा? आपने एक वॉच मेकर देखा है ना, जब घड़ी बनती है, घड़ी आप ले आते हो, या तो वॉल क्लॉक होती है वॉल पे लगा देते हो, या रिस्ट वॉच होती है आप हाथ में पहन लेते हो। तो जिसने ये घड़ी बनाई है, वॉच मेकर, क्या वो उस घड़ी के अंदर बैठ के उसको चला रहा है? घंटे की सुई को, सेकंड्स की सुई को, मिनट की सुई को? ऑब्वियसली नहीं ना। वॉच मेकर बाहर अपनी शॉप में बैठा है, घड़ी आपने हाथ में पहनी है या वॉल पे लगाई हुई है, वो अपने प्रिंसिपल के साथ चल रही है। वॉच मेकर ने उसको बनाया और उसके बाद वॉच मेकर अब बाहर बैठा हुआ है अपनी शॉप पे, घड़ी अपने प्रिंसिपल्स पे चल रही है। डीइज्म का कंसेप्ट यही है। वोल्टायर ने कहा गॉड ने दुनिया बनाई, अब गॉड इस दुनिया से बाहर है, ट्रांसेंडेंटल है, उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं, दुनिया अपने प्रिंसिपल्स पे चल रही है। और ये जो बातें लोग कर रहे हैं कलर्जी वाले कि भाई डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है, मुझे गॉड ने भेजा है, गॉड ने मुझे ये राइट दिया है कि मैं आप लोगों को रूल करूं, ये गलत है। गॉड का इस दुनिया में कोई काम नहीं, वो इस दुनिया से बाहर है। यहां पे देखो ये वर्ल्ड है, वोल्टायर कहता था कि ये वर्ल्ड है, गॉड ने दुनिया बनाई और गॉड अब खुद दुनिया से बाहर है, दुनिया अपने प्रिंसिपल्स पे चल रही है। उसने, वोल्टायर ने ये बात क्यों की, डीइज्म का कंसेप्ट क्यों लाया? 2 चीजों को अटैक करने के लिए, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग और चर्च की अथॉरिटी को, कि चर्च ने जो इतना अथॉरिटी अपने ऊपर जमाई हुई है और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोगों के ऊपर अथॉरिटी जमाई है और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसको तोड़ने के लिए, लोगों का रिलीजन से बॉन्ड तोड़ने के लिए डीइज्म का कंसेप्ट लाया। और वो हकीकत हुई। बहुत से लोगों ने जब डीइज्म का कंसेप्ट पढ़ा, पर्टिकुलरली ये जो बॉर्जुआजी क्लास थी, इनमें बहुत से लोग तो एथीस्ट हो गए थे। ठीक, एक बार जब उनका बॉन्ड टूट गया, ये बातें उन्हें समझ आ गई कि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग नहीं होते, गॉड दुनिया के बाहर है। तो अल्टीमेटली फिर जो चर्च की अथॉरिटी थी, जो चर्च जिस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो भी हिला, उसको भी नुकसान पहुंचा, और ये जो कंसेप्ट है डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, इसको भी नुकसान पहुंचा। ठीक, अगला फिलोसोफर आता है मोंटेस्क्यू, जिसने बात की सेपरेशन ऑफ पावर्स की। मोंटेस्क्यू यूके के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से बहुत इंस्पायर था। वो कहता था कि यार ये क्या जबरदस्त सिस्टम है, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, जुडिशियल बॉडी अलग है, जुडिशरी अलग है। तो मोंटेस्क्यू यही सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता था राइटिंग्स में, खुद स्पीचेस में। और ये जो बॉर्जुआजी क्लास थी, पीजेंट बेचारे तो वैसे अनएजुकेटेड थे, ये बातें बॉर्जुआजी क्लास को बहुत अच्छी तरह समझ आती थी। इसीलिए राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स इन मिडिल क्लास, ये हम इसलिए पढ़ते हैं। बॉर्जुआजी जब ये बातें सुनती थी ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, वहां से
जो फ्रेंच सोल्जर्स आके भी यही बात कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहां से मोंटेस्क्यू भी यही बात कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के लेजिस्लेटिव अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो, जुडिशरी अलग हो। तो ये चीज भी उनको इंस्पायर कर रही थी। ठीक, फिर आगे आता है जे रोसो, जिसे प्रॉफिट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। इसने जनरल विल की बात की। इसने कहा कि इफ पीपल कैन मेक अ कंट्रैक्ट दे कैन ब्रेक इट टू, कि अगर लोग सोशल कंट्रैक्ट बना रहे हैं तो ये जनरल विल लोगों के पास ही है कि फिर अगर वो उसे तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। अब फ्रांस के उसमें जरा समझो इस जनरल विल के कंसेप्ट को, कि अगर किंग के साथ आपने कंट्रैक्ट किया हुआ है, सोशल कंट्रैक्ट, और किंग आप लोगों के ग्रीवियंसेस को डिस्कस नहीं कर रहा, आप लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा सही तरह, तो यू हैव द अथॉरिटी टू ब्रेक द कंट्रैक्ट। आप उस सोशल कंट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो। फिर क्या होगा जब आप तोड़ दोगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंट्रैक्ट वेयर देयर विल बी द विल ऑफ द पीपल। फिर आप एक नया कंट्रैक्ट बनाओगे जिसमें अथॉरिटी, सॉवरेनिटी किसके पास होगी? विल ऑफ द पीपल। जनरल विल कहते हैं विल ऑफ द पीपल, लोगों की विल, लोगों की मर्जी, लोगों की सॉवरेनिटी। अब जे रोसो ने ये बातें कर दी। अब हर स्टेज पे हर फिलोसोफर अलग अलग बात कर रहा है। अल्टीमेटली उसका असर इन पे तो होगा, बोर्जुआजी क्लास पे, क्योंकि वो तो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी क्लास है, उस पे असर तो होगा। वोल्टायर ने डीइज्म का कंसेप्ट दिया तो रिलीजन से उनका बॉन्ड टूटने लगा। उन्हें पता चला कि ये जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है, ये कंसेप्ट सरासर गलत है, ये सिर्फ कलर्जी ने एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया है। मोंटेस्क्यू से उन्हें सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया मिला। जे रोसो से जनरल विल का आइडिया मिला कि यार सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, ये तो विल ऑफ द पीपल होती है। अगर हमने एक बादशाह के साथ कंट्रैक्ट किया हुआ है तो हम उस कंट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं, हम नया कंट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक, फिर जे रोसो ने ये जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको एक स्लोगन दिया। अब अगर कोई रेवोल्यूशन लाना चाह रहा है तो जरूरी है ना कि उसके पास एक स्लोगन तो होना चाहिए कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूं। तो रेवोल्यूशनरीज को स्लोगन जे रोसो ने दिया था कि आप ये स्लोगन लगाओ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी कहते हैं ब्रदरहुड को। तो रेवोल्यूशनरीज को बकायदा जे रोसो ने स्लोगन दे दिया कि वी वांट लिबर्टी, वी वांट इक्वालिटी, वी वांट फ्रेटर्निटी। प्रॉफिट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है जे रोसो को। ठीक, अब आती है फाइनेंशियल कॉजेस की तरफ। हम आते हैं। ठीक, पहली बात, वेस्टेज ऑफ मनी इन वॉर्स। लुइस 14 और लुइस 15, इन दो का जिक्र आप करो कि इन दो बादशाहों ने अपने पूरे टेन्योर में फ्रांस को वॉर्स में लगाए रखा, लड़ाइयां लड़ते रहे, उनका एम्बिशन था। और उसका नुकसान क्या हुआ कि वेस्टेज ऑफ मनी, फ्रांस की जो इनकम थी, जो नेशनल इनकम थी, जो रेवेन्यू था फ्रांस का, वेस्ट हो गया। लेविश लाइफ ऑफ लुइस 16, इसकी बात करो कि भाई जो जिस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उस टाइम बादशाह लुइस 16 था, और लुइस 16 अपनी लेविश लाइफ में लगा हुआ है। ठीक है, और जो नेशनल रेवेन्यू है, जो टैक्स के थ्रू जमा हुआ है, और टैक्स भी कौन दे रहा है? सिर्फ ये दो क्लासें दे रही हैं, बोर्जुआजी और पीजेंट्स। इनसे लिया गया टैक्स लुइस 16 अपनी पर्सनल लाइफ में यूटिलाइज कर रहा है, अपनी लेविश लाइफ में यूटिलाइज कर रहा है, नेशनल इनकम को पर्सनल इनकम के तौर पे यूज कर रहा है। तो जाहिर बात है पैसा तो जब यूज होगा, वेस्ट होगा तो खत्म होगा। आगे देखो, नो कट डाउन इन कोर्ट एक्सपेंडिचर्स। ये किंग के कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं कि भाई लुइस 16 अपनी लेविश लाइफ गुजार रहा है। जब फ्रांस के हालात खराब होने लगे, बैंकरप्सी की तरफ फ्रांस जाने लगा, फ्रांस में फाइनेंशियल डिक्लाइन शुरू हो गया, तब भी लुइस 16 ने अपने कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किए। वजह क्या थी? लुइस 16 साहब की एक वाइफ थी जिनका नाम है मेरी एंटोनेटे, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, और मेरी एंटोनेटे बहुत शाहाना लाइफ गुजारना चाहती थी। तो उस वजह से लुइस 16 साहब ने अपने कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स को खत्म या कम नहीं किया। बर्डन ऑफ ट्रिपल टैक्सेशन ऑन कॉमनर्स, हमने ये बात पहले भी की कि ये जो दो सेगमेंट हैं इनको कॉमनर्स कहा जाता है, बोर्जुआजी और पीजेंट्स को। इनके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्सेशन था क्योंकि ये ट्रिपल टैक्स देते थे। किंग बादशाह को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते थे। अगर बादशाह ने लड़ाई लड़नी है किसी मुल्क के साथ, कंट्री के साथ, तो बादशाह अपनी इस अवाम को कहता था, कॉमनर्स को, टैक्स दो मुझे, मैंने लड़ना है। अवाम मजबूर थी, टैक्स देना पड़ता था। ठीक, इसी तरह यही जो कॉमनर्स हैं, ये जो टैक्स दे रहे थे, वो बादशाह लुइस 16 अपनी लेविश लाइफ और कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स में
यूटिलाइज कर रहा था। तो बर्डन ऑफ ट्रिपल टैक्सेशन ऑन कॉमनर्स था। एक तो बादशाह की तरफ ये लोग टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरा, कलर्जी को ये लोग टिथिस दे रहे हैं, रिलीजियस टैक्स दे रहे हैं। तीसरी बात, नोबल्स भी इनसे टैक्स लेते थे। नोबल्स बॉर्जुआजी से भी टैक्स लेते थे, नोबल्स पीजेंट से भी टैक्स लेते थे, जबरदस्ती लेते थे। समझ आई? तो बर्डन ऑफ ट्रिपल टैक्सेशन था, किसके ऊपर था? ऑन कॉमनर्स, इन दो क्लासेस के ऊपर था। नो इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन नोबल्स एंड कलर्जी। जब फ्रांस के हालात खराब होने लगे तो ये मोनार्क इतने इनकम्पिटेंट थे कि इन्होंने नोबल्स और कलर्जी के ऊपर टैक्स इंपोज ही नहीं किया। मैं अगर कहूं कि आप बादशाह हो, बादशाह ने सिर्फ कमांड करना है, हालात फ्रांस के खराब हो रहे हैं, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो बादशाह तो कह सकता था कि आज से नोबल्स भी टैक्स देंगे, कलर्जी भी टैक्स देंगे। बादशाह ने यह बात नहीं की। नो इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन नोबल्स एंड कलर्जी। इनकम्पिटेंट मोनार्क था। जब सिर्फ यही सेक्शन, कॉमनर्स वाला सेक्शन, बॉर्जुआजी और पीजेंट टैक्स देंगे तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा? दो क्लासेस को तो आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, वो तो टैक्स दे ही नहीं रहे। ठीक, बर्डन ऑफ ट्रिपल टैक्सेशन है और उसके ऊपर टू एड फ्यूल टू द फायर, नो इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन नोबल्स एंड कलर्जी। कोई इंपोजिशन नहीं थी। आखिर तक, जब तक फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो नहीं गई, आखिर तक कोई इंपोजिशन नहीं हुई टैक्सेस ऑन नोबल्स एंड कलर्जी। ठीक, अननेसेसरी डिसमिसल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। अब जब हालात खराब होने लगे, पूरी तरह डिक्लाइन होने लगा, लोग गुस्से में आने लगे, महंगाई हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, लोग गुस्से में थे, तब लुइस 16 साहब ने मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर्स को इंटरवल्स में, क्या कहते हैं उसको, दिमाग घूम गया, मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाते रहे। अब ये जो है, ये आप लोग अपने पास लिखना, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहां पे ऊपर लिखना नेम, यहां पे सजेशन और यहां पे अपोजिशन। हर फाइनेंस मिनिस्टर आया, ये उसका नाम है, फिर उसने अपने सजेशंस दिए और उन सजेशंस को अपोज किया गया। इनके सजेशंस को मटेरियलाइज नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। किंग ने बुलाया था फाइनेंस मिनिस्टर्स को कि आ जाओ यार, हालात खराब हो गए, ठीक कर दो। अब हर फाइनेंस मिनिस्टर का अपना सजेशन था। पहला फाइनेंस मिनिस्टर था टर्गट। इसने कहा था कि फ्री कॉर्न ट्रेड हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज के साथ फ्री कॉर्न ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। इसको अपोज किया था नोबल्स और कलर्जी ने कि अगर हम फ्री कॉर्न ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट कहां से मिलेगा? क्योंकि जो कॉर्न था, ये मैंने पहले कहा कि चर्च के पास लैंड होती थी और नोबल लैंड लॉर्ड्स भी होते थे। तो ये जो कॉर्न की ट्रेड होती थी दूसरे कंट्रीज के साथ, इससे नोबल्स और कलर्जी को बहुत प्रॉफिट मिलता था। तो टर्गट ने तो, पहला नाम टर्गट जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने कहा फ्री कॉर्न ट्रेड करो। तो नोबल्स और कलर्जी ने अपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर हम फ्री कॉर्न ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कहां से आएगा? ठीक, फिर टर्गट को जब अपोज किया तो इसको हटा दिया किंग ने कि यार इसका सजेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि नोबल्स और कलर्जी मान ही नहीं रहे। दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आया जैक्वेस नेकर। इसने एक्सपोज्ड कोर्ट्स एक्सपेंडिचर, ये जब आया इसने पूरी वो की हुई थी, क्या नाम है, तहकीक की हुई थी कि कोर्ट, जो किंग का कोर्ट है, बादशाह का जो कोर्ट है, उसके एक्सपेंडिचर्स कितने ज्यादा है, और वो उसने एक्सपोज कर दिया, लोगों के सामने ले आए कि भाई आपके तो किंग के, बादशाह के जो कोर्ट है उसके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है, ये देखो आप लोगों के सामने। जब ये चीज सामने लाए तो बॉर्जुआजी और पीजेंट्स इंतहाई गुस्से में आ गए। जब नेकर ने ये चीज एक्सपोज की, बॉर्जुआजी और पीजेंट तो इंतहाई गुस्से में आ गए कि हमारी पर्सनल टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं और इतनी मुश्किल से पे कर रहे हैं, हम पे बर्डन है टैक्सेस का, उन सारे टैक्सेस को बादशाह अपनी पर्सनल इनकम के तौर पे यूज कर रहा है। तो जब नेकर ने एक्सपोज किए कोर्ट्स के एक्सपेंडिचर को, लोगों में तो गुस्सा आया। मेरी एंटोनेटे, ये जो लुइस 16 की वाइफ थी मेरी एंटोनेटे, उसने नेकर को डिसमिस करवा दिया, हटा दिया, क्योंकि मेरी एंटोनेटे नहीं चाहती थी कि हम कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स को कम करें, वो चाहती थी कि मैं लेविश लाइफ ही गुजारूं। तो मेरी एंटोनेटे के कहने पे बादशाह ने नेकर को भी डिसमिस कर दिया। फिर आते हैं कैलोन, तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर आए कि भाई अब बादशाह ने कैलोन को बुलाया कि यार अब आप आ जाओ, आप ही कुछ हमें सजेशन दो कि हम किस तरह ये फ्रांस की जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया है, बैंकरप्सी की तरफ हम जा रहे हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कैलोन ने कहा टैक्स नोबल्स, सिंपल एक बात, यू हैव टू टैक्स नोबल्स। नोबल्स ने उस पर स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज किया कैलोन पे, और नोबल्स के कहने पे बादशाह ने फिर कैलोन को भी हटा दिया, डिसमिस कर दिया। यानी बादशाह इतना इनकॉम्पिटेंट था कि भाई वो आके आपको कह रहे हैं कि टैक्स लगाओ इन पे, आप टैक्स नहीं लगा रहे। वो आपको कह रहे हैं कोर्ट के एक्सपेंडिचर्स कम करो, आप वो भी नहीं कर रहे। वो आपको कह रहे हैं कि भाई फ्री कॉर्न ट्रेड करो, नोबल्स और कलर्जी अपोज कर रहे हैं और आप उनकी बात मान रहे हो, नोबल्स और कलर्जी की। आप अपने कंट्री को नहीं देख रहे कि यार कंट्री में हालात कैसे जा रहे हैं।
और आपको यह सेंस नहीं हो रही कि हालात खराब होंगे तो लोग मेरे अगेंस्ट होंगे, मेरे खिलाफ रेवोल्यूशन लाएंगे, इस चीज की भी आपको सेंस नहीं आ रही बादशाह को। ठीक, तो जब आप लिखोगे ना अननेसेसरी डिसमिसल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो एक टेबल बना देना, यहां पे इस जगह पे लिखना नेम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, इस जगह पे सजेशन, इस जगह पे अपोजिशन, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में कि ये 3 नाम थे, 3 फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये इनके सजेशंस थे और यहां पे किस किस ने उसको अपोज किया। ठीक, फिर आता है बैंकरप्सी इन फ्रांस। जब इनके सजेशन फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं माने गए तो अल्टीमेटली फ्रांस के पास पैसा खत्म हो गया, बैंक ऑफ फ्रांस बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया। अब ये एपिसोड हमारा यहां पे खत्म होता है, इस लेक्चर को हम यहां पे खत्म करेंगे। अगला एपिसोड यहीं से बात स्टार्ट होगी। मैंने आपको कहा था ये स्टोरी की तरह मैं चलाऊंगा। जब बैंकरप्सी की हो गई फ्रांस में तो किंग ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग को बुलाया, जो यहां पे हमने डिस्कस किया था कि 174 इयर्स आफ्टर 174 इयर्स उन्होंने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई बादशाह ने कि फ्रांस के हालात खराब हैं, हम बैंकरप्ट हो गए, तो अब आप आए, आप लोग सजेस्ट करें कि हम क्या करें। फाइनेंस मिनिस्टर के सजेशन नहीं माने इसने, बादशाह ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुला ली। ठीक, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई है कि अब आप आए, मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं। फ्रांस बैंकरप्सी की तरफ चला गया है, बैंकरप्ट हो गया है पूरी तरह, तो मैं क्या करूं। तो अब किंग समन्ड स्टेट्स जनरल, जिसमें सबसे पहले उसने क्लर्जी को बुलाया अलग, फिर नोबल्स को बुलाया, फिर कॉमनर्स को बुलाया, बॉर्जवाजी प्लस पीजेंट्स। क्लर्जी और नोबल्स की बात तो सुनी, लेकिन जब कॉमनर्स की बात टाइम आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया पूरा। ये अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, यहीं से बात स्टार्ट होगी। किंग समन्ड स्टेट्स जनरल आफ्टर 174 इयर्स, कैसे क्या हुआ, तो बात को तीसरे एपिसोड में आगे ले जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।